रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 31 CCNA सिक्योरिटी। मुझे तो आज की स्लाइड बनाने के बाद यूँ लग रहा था कि हम CCNA सिक्योरिटी छोड़ के क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी पार्ट 1 और क्रिप्टोग्राफी पार्ट 2 में हम वापस बुक की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सो क्रिप्टोग्राफी पार्ट 1 के अंदर सिर्फ इंक्रिप्शन की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह बताऊँगा और उसके बाद फिर हम आगे जो सा है फर्दर CCNA सिक्योरिटी के टॉपिक्स पर जुड़ जाएंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को ना एज अ बोनस लेक्चर ले लो। ठीक है, ये बोनस लेक्चर है। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी या आपके CCNA सिक्योरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, ताकि आपको इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। और इसके आखिर में मैं आपको एक ऐसा URL दूंगा जिसमें अगर आप में से कुछ लोग क्रिप्टोग्राफी को स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, इट्स अ लॉन्ग कोर्स। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक फ्री कोर्स दिया हुआ आप लोगों को। ठीक है, आप वो कोर्स पढ़ सकते हो। उसके बाद बाय द एंड ऑफ दैट कोर्स आपको जो सा है फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फ्री सर्टिफिकेट, और वो भी स्टैनफोर्ड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31, व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी, पॉली अल्फ़ाबेटिक क्रिप्टोग्राफी एंड डिफी एलिमेंट की एक्सचेंज। ये तीन जो से हैं क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड हम टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और जो भी आपके CCNA में आया हुआ वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जाने से पहले अगर आप लोग कुछ क्रिप्टोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं और आप में से कुछ लोग जो है बुक रीडिंग करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, तो एक जो है क्रिप्टोग्राफी का रिलेटेड जो URL है वो है crypto101.io। ठीक है, ये आपको एक PDF फ्री फाइल देगी। ये फ्री प्रोजेक्ट है जिसमें क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड बड़ी कस्टमाइज किस्म की इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप लोग ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ, तो स्किम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, स्किम करने से आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं, ये टर्म्स हैं, ये लेटेस्ट टर्म्स हैं, कौन सी बेस्ट इंक्रिप्शन है, कौन सी वीक इंक्रिप्शन है, कौन सी हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिप्टो 101 ज़रूर पढ़िएगा। तो अगर आप गूगल करेंगे क्रिप्टो 101 को गूगल करेंगे तो सबसे पहले जो है क्रिप्टो 101 इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन द क्रिप्टोग्राफी फ्रीली अवेलेबल फॉर प्राइमर्स ऑफ ऑल एजेंट स्किल लेवल। तो ये आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ प्राइमर्स के लिए आपको भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप क्लिक करेंगे ये आपको PDF का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है 15 MB का रफली। ठीक है, तो यानी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो सा है उर्दू IT अकेडमी की आप वेबसाइट पर चले जाएँ और अंडर अ यूज़फुल लिंक अगर आप जाएं तो सिस्को के अंदर सबसे नीचे जो है क्रिप्टोग्राफी कोर्स फ्री, ये कोर्सेरा का एक फ्री कोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये आप पूरे का पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड स्लाइड्स चाहिए या वो चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती हैं। कहाँ से मिलेंगी? प्रीव्यू लेक्चर्स। जब आप प्रीव्यू लेक्चर्स के अंदर चले जाएंगे तो ये तमाम आपके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और कोर्स ओवरव्यू मिलेगा 15 मिनट का, 19 मिनट का, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन है। इसकी स्लाइड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्लाइड्स का ऑप्शन हो तो आप आपके पास स्लाइड्स के भी ऑप्शन हैं। तो ये जो से है ये बेन डोने है मेरे ख्याल में, डैन डोने। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री कोर्स ऑफर किया हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल के अंदर जो से है काफ़ी नंबर थ्योरीज़ के बारे में है, PKIs के बारे में है। ये जो कुछ मैं पढ़ाऊँगा वो इसका टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, मगर ये जो URLs हैं ये आपको उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। ठीक है, वंस अगेन यूजफुल लिंक सिस्को में सबसे नीचे क्रिप्टोग्राफी कोर्स फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फ्री कोर्स होगा। ठीक है, लेक्चर स्लाइड्स। ठीक है, तो ये आपके पास लेक्चर्स की जो सी स्लाइड्स भी पड़ी, वीक 1 2 3 4 5 6 6 हफ्तों का कोर्स था। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आपको ये वो आपको सर्टिफिकेट देंगे या नहीं, मगर आप में से जो लोग अपना नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। ठीक है, बुक भी बता दी आपको, फ्री इंक्रिप्शन के कोर्सेज भी बता दिए। उसके बावजूद भी मैं आपको थोड़ी सी इंक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, मगर जो इंक्रिप्शन मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, यानी वो जैसा मैं कह रहा हूँ टिप ऑफ एन आइसबर्ग है कि भाई ये जो K2 की टिप बन गई ना तो हम लोग सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतना सा टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी जो सी है आइसबर्ग इतनी बड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दो बेस्ट फ्रेंड हैं और वो आपस में एक दूसरे से स्प्लिट हो गए। अब उन दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉक एंड मैसेज करके। हम मैंने एक दूसरे बंदे को मैसेज भेजना है और मैं मैसेज को ऐसे भेजूं कि बीच में से रास्ते में अगर कोई बंदा उसे स्निफ करे या उस पैकेट को पकड़ ले तो वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन डिड्यूस ना कर सके, इन्फॉर्मेशन अखज़ ना कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो सा है पता नहीं एक बॉब की स्टोरी बनाते होते हैं, एक बॉब और एक एलिस है मेरे ख्याल में। ठीक है,
और बीच में जो इनक्रिप्टर बैठा होता है उसे ईव कहते हैं, या स्निफर के बैठा होता है उसे ईव कहते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी इंक्रिप्शन जो ये बेस्ड ऑन नंबर थ्योरी है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि क्या किस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है और उस कम्युनिकेशन को मैंने किस तरह ब्रेक करना है। तो सबसे पहली इंक्रिप्शन जो दुनिया के अंदर, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंक्रिप्शन पढ़ते हैं तो सीजर साइफर है, ठीक है। जूलियस सीजर ने यूज़ किया था 58 BC में। ये 58 BC है, ये AD की बात नहीं है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 40 BC में मर गया था ये बंदा जूलियस सीजर, मेरे ख्याल में रोमन कोई जर्नैल शर्नैल टाइप की चीज़ थी। और ये जो है ना अराउंड 800 to 900 ईयर जो से है ना ये कम्युनिकेशन होती रही है, ठीक है। इस कम्युनिकेशन को ब्रेक किसी ने नहीं किया, बल्कि मोर देन दैट ईयर्स ये मिलिट्री कमांडर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे ये टेक्निक, और इस कॉल्ड सब्सटीट्यूशन साइफर। सब्सटीट्यूशन साइफर क्या है, अगली स्लाइड में। सब्सटीट्यूशन साइफर क्या है कि जो मेरी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है। अगर मैं आपको ये मैसेज दूं तो आप में से कितने लोग इस मैसेज को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इस मैसेज को क्रैक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये इंक्रिप्टेड मैसेज है, आप लोग इसको पढ़ नहीं सकते। इसको हम साइफर टेक्स्ट भी कह सकते हैं। और ये सब्सटीट्यूशन साइफर है और ये इंक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ सीजर साइफर है, ठीक है। सीजर साइफर क्या है कि मैंने कहा कि अगर मैंने एक लेटर ए लिखना है, पिछली साइड पे चले जाते हैं। अगर मैंने कहा मैंने एक लेटर ए लिखना है, ए लिखना है, तो मैंने उसके अंदर की लगा दी सब्सटीट्यूशन साइफर की +3। तो मैं ए नहीं लिखूंगा, ए से आगे बी होता है, बी से आगे सी होगा, डी, तो 3 स्किप्स कर दूंगा, तो ए बन जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो अगर मैं अपने टेक्स्ट में ई लिखूंगा तो +3 कर दूंगा FGH, ठीक है, तो 3 स्किप्स कर दूंगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन साइफर क्या करता है कि अगर ए लिखा हुआ है तो उसको डी में कन्वर्ट कर देता है, ई लिखा हुआ है तो एच में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर मैंने किसी को मैसेज लिखना है तो मैं मैसेज लिखूंगा ऐसे, ठीक है, MJQQT, आपको नहीं पता ये क्या है, और आपको ये भी नहीं पता कि ये कितनी इसकी की क्या है। अगर आप रास्ते में ये पैकेट, मैंने ये इन्वेलप भेजा और आपने ये खोल के देख लिया तो आप मालूम नहीं कर सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप समझें कि ये इनक्रिप्टेड हुआ हुआ और आप इसे डिक्रिप्ट करना चाहते हैं और आपको इतना भी पता चल गया ये सब्सटीट्यूशन साइफर पे हुआ हुआ क्योंकि आपने क्रिप्ट एनालिसिस पढ़ा हुआ था, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें की क्या है। और की क्या होगी इसके अंदर कि +3 कर रहा है या +5 कर रहा है या +7 कर रहा है, ये किधर तक जाएगा। ABC में हम +26 तक कर सकते हैं क्योंकि 26 कैरेक्टर्स हैं। तो ये मैसेज है, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ L को पकड़ें, ठीक है, और इससे Q डिड्यूस करना चाहे तो HIJKLMNOPQ, तो इससे पता चलता है कि +5 आपकी की थी। जिस तरह मैं आपको ये बता दूं कि इस मैसेज को देखे बगैर कि +5 की किया है तो H में +5, M में से 5 माइनस कर दे तो H, और J में से -5 कर दे तो ELLO, हेलो बन गया। तो आपको पता चल गया कि ये +5 की है हमारी इंक्रिप्शन को डिसाइफर करने की। तो अगर मैंने ये सब्सटीट्यूशन साइफर यूज़ करना था और मैंने एक मैसेज लिखा A ने और ये मैसेज जो सा है B तक पहुंचा दिया, तो B को पता होगा कि काशिफ जब भी मैसेज भेजता है तो वो +5 करके भेजता है, तो वो यहाँ पे -5 कर लेगा और मैसेज को डी कोड कर लेगा। समझ आ गई। दिस इज़ द की एंड द बेसिक ऑफ इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ये क्रिप्टोलॉजी इसे कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है जूलियस सीजर ने यूज़ किया 50+ AD BC के अंदर, और ये जो है काफ़ी अरसे तक जो है मिलिट्री कमांडर्स का वे ऑफ कम्युनिकेशन रहा, ठीक है। तो जब वे ऑफ कम्युनिकेशन रहा तो ये जो है कोई डिसाइफर नहीं कर सकता था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब तो हमारा बच्चा करने लग गया, ठीक है। तो इसको क्रैक किया जूलियस सीजर साइफर को सीजर साइफर को क्रैक किया एक पाइनियर अरेबियन मैथमेटिशियन था, अबू यूसुफ याकूब बिन इसहाक सबाहुल कुंदी, ओके, इसको अलकुंदी कहते हैं, ठीक है। इराक में, मेरे ख्याल में बसरा इराक में कहीं के ये अरब मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने जो है ना ये क्रिप्टोग्राफी जो सीजर साइफर्स का इंक्रिप्शन है इसको ब्रेक किया, ठीक है। और ही पाइनियर द फील्ड ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस, के क्रिप्ट एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं NSA में या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, दे स्टडी द क्रिप्टोलॉजी, इन वो क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें मैथमेटिशियंस मोस्टली बैठे होते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं कि किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में क्या वीकनेस है और उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। जिस तरह SSL के अंदर हमारी इंक्रिप्शन, SSL के अंदर या WEP के अंदर हमारे फ्लॉज हैं, या कुछ
हैशिंग एल्गोरिदम है जिसमें कोलिजन हो जाती है। अगर आपको इन टर्मों की नहीं समझ आए तो परेशान हो, ठीक है। और ही डिवाइज सेवरल न्यू मेथड ऑफ ब्रेकिंग साइफर्स, बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स उसने यूज़ फाइंड आउट की कि साइफर्स को ब्रेक करने के लिए। सबसे बड़ा जो सीजर साइफर के अंदर लिमिटेशन थी वो ये कि वो फिंगरप्रिंट कैरी करती थी किसी लैंग्वेज का, ठीक है। हर लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट है। वो क्या फिंगरप्रिंट है? वो ये कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो हम जब भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ अगर मैं इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर ली कि हर लेटर के अंदर जो सा लेटर ए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो आप उस लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की एग्जांपल लूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड जो सा जे है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सा है ना वर्ड ई जो सा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप ई और जे के दरमियान डिस्टेंस चेक करो, ई के बाद क्या आता है FGHIJ, तो 5 का डिफरेंस है, तो आपके पास खुद ब खुद की हाथ में आ जाएगी, आपको पता चलेगा हाँ ये 5 है, ठीक है ना। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आपने सिर्फ ये करना है कि हर लेटर को पकड़ के यानी हर वर्ड को पकड़ के +1 करके देख लो, +2 करके देख लो, +3 करके देख लो, +4 करके देख लो, +5 करके देख लो, किधर तक करोगे +26। तो ये कितना टाइम लगेगा आपको इसको डिसाइफर करने में? अगर आज की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी देखा जाए तो आपको 1 मिनट लगता है इसको डिसाइफर करने में, मगर अब आपसे 900 साल पहले चले जाओ तो इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। लोग करते थे, फिर भी करते थे, मगर अब यूसुफ अल-किंदी ने क्या आइडेंटिफाई किया, मगर अभी उस टाइम लोगों के पास ये नॉलेज नहीं था, फिंगरप्रिंट ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। फिंगरप्रिंट ऑफ अ लैंग्वेज इज अ की कंपोनेंट, कि अगर आपको पता है कि ये जो लेटर जा रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज का फिंगरप्रिंट क्या है। अगर कोई अरबिक लैंग्वेज में जा रहा है तो आपको पता है अरबिक लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा वर्ड क्या यूज़ हुआ जाता है और इस लेटर में सबसे ज़्यादा वर्ड क्या यूज़ हुआ है। अच्छा, आप उसके और इसके दरमियान डिफरेंस मालूम कर ले और आपको सब्सटीट्यूशन साइफर की मिल जाएगी। सो ईजी टू क्रैक इट, ठीक है। तो अबू यूसुफ अल-किंदी ने जो है ये क्रिप्ट एनालिसिस की पहली बुनियाद डाली कि हमें लैंग्वेज एनालिसिस इज़ द की कंपोनेंट, कि अगर हम लैंग्वेज एनालिसिस कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, अरबिक में, उर्दू में, हिंदी में, फ्रेंच में, जापानीज़ में, चाइनीज़ में, जो हर लैंग्वेज का एक फिंगरप्रिंट है जो वो जब भी हम वो लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखते हैं या बोलते हैं या कुछ करते हैं तो वो जो सा है वो फिंगरप्रिंट हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो फिंगरप्रिंट है वो ये है, ठीक है, कि इसमें ई का वर्ड जो सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर ए और आई ओ टी, मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे टी है, फिर ए है, फिर बाकी हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री करते होंगे तो आई कैन नॉट हेल्प दिस आउट, बट दिस इज़ वेल प्रूवन थिंग, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई भी बुक उठा के देख लें तो आप उसकी 4 या 5 लाइनें पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि ई वर्ड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे भी पहली दफ़ा पता चला तो मैंने कुछ 4-5 बुक्स में थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस किया तो वाकई ए ई टी और आई जो हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको अंदाज़ा हो जाता है अच्छा जी ये मेरी की ऑफ इंक्रिप्शन, इससे आप एनालिसिस कर सकते हो इंक्रिप्शन का, सीजर साइफर का, ठीक है। हर इंक्रिप्शन की नहीं मैं बात कर रहा। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। तो जब ये क्रैक होगी, ठीक है, तो फिर एक और टाइप ऑफ साइफर आया या इंक्रिप्शन आई, इस कॉल पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर, ठीक है। विग्नर साइफर भी कहते थे उसे, ठीक है। वो क्या करता था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के फिंगरप्रिंट जो से हैं वो हाइड कर लेता था। डिफरेंट लैंग्वेजेस के फिंगरप्रिंट क्या हो गए? डिफरेंट लैंग्वेजेस के फिंगरप्रिंट ये हो गए कि हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। अगर किसी ने ये क्यू और क्यू इकट्ठे देख लिए तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ये दो वर्ड एक ही हैं, मुझे सिर्फ एक दफ़ा क्रैक करना पड़ेगा, दोनों पता चल जाएंगे। या मुझे पता चल गया कि ई वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, मैंने फाइंड आउट किया जे यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, और कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये लेटर है और जे का मतलब इज इक्वल टू ई है और जे इज इक्वल टू ई का मतलब क्या, ये कितनी दफ़ा सब्सटीट्यूट हुआ +5, तो इसको -5 कर दो, क्रैक कर लूँगा। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये नहीं किया, मैंने कहा कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो सब्सटीट्यूशन की है वो +5 नहीं है, हर वर्ड +5 नहीं होगा, ठीक है। इन तमाम वर्ड्स की जो सब्सटीट्यूशन है वो की है UITA, उर्दू IT अकेडमी,
ठीक है। और u का इंग्लिश में जो वैल्यू बनती है वो 21 बनती है, i की 9 बनती है, और t की 20 बनती है, और a की 1 बनती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर वर्ड के नीचे ये वैल्यू लिख देता हूँ, 21 9 21, 21 9 21, 21 9 21, इस तरह चलता रहता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया कि मैंने जो सा है अब हर वर्ड को सिमिलर साइकिल्स नहीं दिए, यानी 5 5 5 5 के डिफरेंस से नहीं मैं हर वर्ड लिख रहा। मैंने क्या कर दिया, मैंने अब 4 डिफरेंट साइफर्स यूज़ कर दिए, यानी इंक्रिप्शन 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो होगा, H को 21 टाइम किया तो C हो गया, E को 9 टाइम किया तो N हो गया, अब L को जो सा है 20 टाइम किया तो F हो गया, दूसरे L को किया तो M। अच्छा, तो अब अगर मैं सिर्फ इस साइफर टेक्स्ट को इस साइफर टेक्स्ट के साथ कंपेयर करूं तो देखो यहाँ पे क्यू मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लीक दे रहा था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी, ठीक है। इधर जो सी इन्फॉर्मेशन उस किस्म की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल शिफ्ट में यूज कर रहा हूँ एज कंपेयर टू वन शिफ्ट ओनली, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट यूज हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जो मेरे पास ये यहाँ पे मैंने लैंग्वेज का कंपैरिजन दिया था तो वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी ई की वैल्यू कुछ समथिंग यहाँ पर आ जाएगी, मगर उसके बावजूद मेरे पास कुछ डिफरेंशियल बच जाएगा। वो जो डिफरेंशियल होगा वो हल्का और लाइटर फिंगरप्रिंट होगा, और जब वो लाइटर फिंगरप्रिंट होगा तो मैंने अब उस लाइटर फिंगरप्रिंट से क्रैक करना है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू क्रैक दिस वन एंड डू अ लैंग्वेज एनालिसिस, इट हैज़ अ लाइटर फिंगरप्रिंट। अब इसमें जो सा ई इतना फ्रीक्वेंटली आपको नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डिफरेंशियल फाइंड आउट करना होगा, इन्फॉर्मेशन लीक्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि आपको पता चल रहा होगा कि 1 2 3 4, अभी मैं एक सेकेंड, ये देखो, ये जो है ये कुछ यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा लीक हो रहा है कि जो सी है और ओ है और ए है और फिर यहाँ पे जे है, तो ये एक ऐसे वर्ड हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे वर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है, यानी डिफरेंशियल बढ़ रहा है आपका, ठीक है। डिफरेंशियल किस तरह कि जहाँ पर आपका सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंशियल कितना है, ठीक है। 4 वर्ड्स के बाद वैल्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, ठीक है, और उसके बाद जो से डिस्गाइज हो रही है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 5 सीजर साइफर क्रैक करने हैं, ठीक है, 5 सीजर साइफर, ठीक है। इसके लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं, अगर आप गूगल करेंगे ना कि क्रैकिंग पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर, तो आपको ऑलरेडी क्रैक्ड जो से आपको ऑलरेडी टूल्स मिलेंगे जिसमें आप एक टर्म डालोगे, उसके साथ की डालोगे, आपको डिफरेंशियल फील होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इस तरह कि अच्छा पहले जो सा मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड ई था, अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड जो है वो जे हो गया। अच्छा, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड जे क्यों हो गया? ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड कुछ मूव होना शुरू हो गया। पहले नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर इस तरह थे, मगर इस टेक्स्ट के अंदर थोड़े से राइट साइड पर आ रहे हैं, और हर 5 वर्ड के बाद कुछ बिहेवियर मुझे चेंज नज़र आ रहा है, हर 4 वर्ड के बाद। तो आपको पता चल जाएगा आपका जो की वर्ड था वो 4 कैरेक्टर्स का था। जिस तरह आपका की वर्ड 4 कैरेक्टर का हो गया, अब आपने सिर्फ 4 कैरेक्टर पकड़ने हैं और उनके ऊपर जो से है इक्विवेलेंट बिहेवियर या इक्विवेलेंट साइफर क्रैकिंग करनी है, जिस तरह सीजर के अंदर करते हो, तो आप जो से इसको इजीली क्रैक कर लेंगे, ठीक है। मगर ये अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है जो CCNA में आपसे पूछी जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो CCI तक पूछी जाएगी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब ये तो था ये पॉली अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक साइफर जो सा था, ये थोड़ा ही अर्सा चला था क्योंकि इसकी उस हमारे पास अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही थी, ये बड़ी जल्दी क्रैक हो जाता है। अगर आप ट्रस्ट में आपके पास अगर टाइम हुआ आज के लेक्चर सुनने के बाद, तो आप सिर्फ इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सीजर साइफर तो 5 सेकंड की मार है ना, वो तो आप आराम से निकाल लेते हैं। पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर उतना स्ट्रॉन्गर है जितनी बड़ी आपके पास की है। अगर आपके पास की बहुत बड़ी है, ऐसे आपने 50 वर्ड की रखी हुई है, फिर आपका फिंगरप्रिंट बहुत लाइटर हो जाएगा, आपके लिए पकड़ना बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू क्रैक, मगर सीजर साइफर बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वन टाइम पैड, ठीक है। वन टाइम पैड ये है कि आपने जो है ना फिंगर प्रिंटिंग को ही ख़त्म कर देना, ठीक है। आपको फिंगर प्रिंटिंग ही नहीं मिल रही, ठीक है। अगर आपने हेलो 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 5 दफ़ा लिखा है तो आपको हल्का सा फिंगर प्रिंट नज़र आएगा अगर आप ये की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वन टाइम पैड यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिंगरप्रिंट बिल्कुल नहीं नज़र आएगा, क्योंकि कोई रेपिटेशन होगी ही नहीं, कोई डिफरेंशियल आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। आंसर टू प्रिवेंट फिंगरप्रिंट एंड इन्फॉर्मेशन लीक इन रैंडमनेस, ठीक है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ रैंडम शिफ्ट as long as a message. Say for example मैंने लिखा hello how are you, ठीक है। अब इसके साथ मैंने किस चीज़ को शिफ्ट करना है, ठीक है। मैंने कहा मैं अगर इसके साथ मैंने अगर एक मैसेज लिखना था, मेरा 50 लाइंस का मैसेज था, ठीक है।
अब मैंने इसको शिफ्ट करना है, उसी तरह शिफ्ट करना है जिस तरह हमारे सीजर साइफर में था, जिस तरह पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर में था, इसी तरह एक्स और कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब हर वर्ड के अगेंस्ट मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है, A B C L M N J K Y B E S T B O Y, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स और कर रहे होंगे उसी तरह कि ए की वैल्यू 1 है तो इसको +1 कर दो, बी की वैल्यू 2 है तो +2 कर दो, सी की वैल्यू 3 है +3 कर दो, इसकी एम है, एम की वैल्यू अगर 7 है तो +7 कर दो। इस तरह सारे के सारे वर्ड, सारे के सारे टेक्स्ट को जो आपने लेटर लिखना है उसको एक और किसी टेक्स्ट के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है आपके पास फिंगरप्रिंट रैंडम हो जाए, ठीक है। तो जितना बड़ा मैसेज होगा उतना बड़ा जो सा है आपके पास शिफ्ट की होगी या आपकी की होगी, मैं उसको की के वर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सीजर साइफर में हमारी की थी +3, ठीक है। सीजर साइफर में की थी हमारी +5, ठीक है। इसी तरह सब्सटीट्यूशन पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर UITA था। और अब जब हम इधर आ गए हैं तो इधर हमारे पास वन टाइम पैड के अंदर की है, जितना बड़ा हमारा मैसेज है उतनी बड़ी की है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बाद जो आपको लैंग्वेज एनालिसिस का जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ यूं का होगा, तो इसको सिर्फ आप ब्रूट फोर्स के बगैर नहीं निकाल सकते, ब्रूट फोर्स भी इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। नो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल एट ऑल, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म, ठीक है। कहीं एल की अगेंस्ट वैल्यू आ रही है एम, दूसरी दफ़ा एल की वैल्यू पी आ रही है, तीसरी दफ़ा एल की अगेंस्ट वैल्यू जी आ रही है, उस चौथी दफ़ा एल के अगेंस्ट वैल्यू बी आ रही है, ठीक है। तो पॉसिबल कम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड वन टाइम पैड, और ये जो सा है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन है बाय फार। मगर इसके अंदर चैलेंज है। चैलेंज क्या कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये मेरा फ्रेंड जो सा यहाँ पर है, मैंने एक दूसरे के साथ बात करनी है, ठीक है। मगर हम दोनों के पास ऑलरेडी एग्रीड टेक्स्ट क्या है, ठीक है। पहले हम सब्सटीट्यूशन में हमने एक दूसरे को बताया था +5, ठीक है। दूसरी दफ़ा हमने क्या कहा था, हमारी की ये है। अब हमारी की क्या है, जितना बड़ा मैसेज है उतनी बड़ी हमारे पास वैल्यू है जिसे हम वन टाइम पैड कहते हैं, या लिस्ट है ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा मसला हो जाता है, लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स। अब मेरे पास लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर जो है वही मेरे फ्रेंड के पास लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स होनी चाहिए थी। वो कितनी लंबी लिस्ट है, जितना लंबा मैसेज है। अगर मेरे पास 5 लाइन्स का मैसेज है तो उसके पास 5 लाइन की लिस्ट होनी चाहिए। अगर मेरे पास 100 लाइन्स का मैसेज है तो उसके पास 100 लाइन्स की वो होना चाहिए। अगर मेरे पास 1000 पेजेस का मैसेज है तो उसके पास 1000 पेजेस का वन टाइम पैड भी होना चाहिए, क्योंकि वन टाइम पैड तो हम एक दूसरे को ओवर द केबल नहीं ना ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर हम ओवर द केबल होंगे तो फिर तो मेरे हैकर के पास, अगर हमारे पास ये जो स्निफर है उसके पास भी वन टाइम पैड पहुंच जाएगा, तो उसके पास कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब उसका कुछ लोग ये सोल्यूशन निकालते थे, अच्छा ठीक है वन टाइम पैड करना है, ठीक है एक बुक बता दो इसे, ठीक है। हमने कहा जी आपने जी आपकी जो वन टाइम पैड की बुक है वो CCNA की ऑफिशियल गाइड है, तो CCNA की ऑफिशियल गाइड है, ठीक है। अब ईव के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर ईव ने इस चीज़ को क्रैक करना उसके लिए पूरा दिन गुजर जाएगा, ठीक है। मैंने कहा भाई CCNA की बुक का जो पहला वर्ड है ना वो है ऑफिशियल, OFFICIA ऑफिशियल, ठीक है। तो पहला वर्ड, अगर मैंने अपनी बुक के अपने लेटर के अंदर हेलो लिखना है HELLO, तो H को कितनी दफ़ा मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, 0 दफ़ा, यानी O की जो वैल्यू होगी, O की वैल्यू क्या है, ABCDEFGHIJKLMNO 15, तो 15 दफ़ा जो है H को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। 15 दफ़ा H को सब्सटीट्यूट करने का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W, तो W आ जाएगा H की जगह। क्यों, क्योंकि H को मैंने सब्सटीट्यूट किया है विद O की वैल्यू के साथ। अब F की जगह E, इसको सब्सटीट्यूट करोगे इस तरह, हेलो जो सा है हमारा उस तरह बन जाएगा। अब जो है अगर किसी ने क्रैक करना होगा तो उसके लिए 26 × 26 × 26 कम्बिनेशन होंगे, वो मैं भी आगे आपको जाके बताता हूँ। अब ब्रूट फोर्स अटैक ऑफ इंक्रिप्शन, सीजर साइफर पॉसिबल 26 कम्बिनेशन थे। सीजर साइफर में हमारे पास कोई बड़ा मसला ही नहीं था, ठीक है। अगर मेरे पास हेलो लिखा हुआ आया, ठीक है, तो हेलो को मैंने अगर +1 कर दिया, ठीक है, H की जगह ABCDEFGH, I E की जगह क्या हो जाता है F, L की जगह क्या होता है MMO, ठीक है। अब ये मुझे इसको क्रैक करके टू ब्रिंग मी बैक टू हेलो है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले -1 करूँगा, फिर -2 करके देखो, -3 -4 -5 -6 -7 अप टू किधर -26 तक 26 कॉम्बिनेशन है। 26 एक 5 करैक्टर के वर्ड को मैं 26 दफ़ा सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करूँगा, पहले 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मगर वन टाइम पैड में क्या होगा,
इसके इस वर्ड के अगेंस्ट 26 कम्बिनेशन है, इस वर्ड के अगेंस्ट 26 कम्बिनेशन है, इस वर्ड के अगेंस्ट, इस वर्ड के अगेंस्ट और इस वर्ड के अगेंस्ट 26 कम्बिनेशन है। तो 26 ज़रब 26 ज़रब 26 ज़रब 26 ज़रब 26, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट इतनी अटैम्प्ट्स आ जाती हैं फॉर एवरी 5 लेटर वर्ड। हर 5 लेटर के वर्ड को मुझे क्रैक करने के लिए मुझे काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ 18 लाख जो सी हैं वो कम्बिनेशंस मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। 1 करोड़ 18 लाख कम्बिनेशन टू जस्ट क्रैक अ 5 लेटर वर्ड। ठीक है ना, समझ आ गई। 5 लेटर वर्ड को क्रैक करने के लिए मुझे इतने सारे कम्बिनेशन, और अगर आपको अंदाज़ा लगाया जाए कि ये कम्बिनेशन कितने हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ये देख लो कि अगर आपने एक मैसेज डिसाइफर करना है जो सिर्फ 50 लेटर वर्ड्स का है, तो इसको 50 से ज़रब दे के देख लो। ठीक है, समझ आ गई। तो ये जो है आज जो अभी तक हमने ये पढ़ी है वो क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स पढ़ी हैं। सीजर साइफर, पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर। ठीक है, पोली अल्फ़ाबेटिक के बाद वन टाइम पैड। वन टाइम पैड बहुत फेमसली यूज़ होता है आजकल टर्म कि वन टाइम पैड द बेस्ट इनक्रिप्शन सो फार, बट द प्रॉब्लम कि वन टाइम पैड एक दूसरे के साथ किस तरह कंपेयर किया जाएगा। वन टाइम पैड एक CCNA की बुक इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ वन टाइम पैड। ठीक है, वो सबके पास है, तो हमारे पास एक वन टाइम पैड फुल स्ट्रीम ऑफ इनक्रिप्शन होनी चाहिए। फिर स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर, उसको हम बाद में देखेंगे, ये सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम साइफर होता है। ठीक है, फिर आ जाती है मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। 1976 में डिफ़ी हेलमन, जिसे हम DH कहते हैं, ने एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम डिफ़ाइन किया विच इज़ कॉल्ड वन वे फंक्शन, कि भाई एक साइड पे उससे परफॉर्म करना बहुत इजी है, मगर उसका रिवर्स करना जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजर टू द इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि 3⁻x mod 17 इज इक्वल टू हमारे पास XYZ वैल्यू आ जाती है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। अगर आप याद करें, मैंने CCNA 2 के अंदर, जो ओल्ड CCNA 2 है, उसके अंदर जब VPN पढ़ाया तो उसमें बड़ी डिटेल से पढ़ाया। उसको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल पे रिपीट कर रहा हूँ। उस लेक्चर का रेफरेंस मैंने आखिरी स्लाइड पे दिया हुआ है, तो अगर आप लोग वो पढ़ लेंगे ना तो आपका ऑलमोस्ट VPN की हर इंक्रिप्शन जो मैंने पढ़ाई है वो कवर हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ दोबारा पढ़ाऊंगा, मगर थोड़े डिफरेंट एंगल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे इस इंक्रिप्शन को या डिफ़ी हेलमन की एक्सचेंज को जो है मैंने, या PKI इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे थोड़े डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, 17 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, 3 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 17। प्रिमिटिव रूट ऑफ 17 क्या होता है कि 17 को 3 पे जब तकसीम करते हैं, या 3 को 17 पे जो तकसीम करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, वो जो सी है वो बड़ी रैंडम वैल्यू है। कि अगर 3⁻1 कर लो, 3⁻2, 3⁻3, 3⁻4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलता जाऊँ, तो उसके जो आंसर आएंगे ना वो बहुत रैंडम वैल्यूज़ होंगी। वो हर दफ़ा 9, 6, 7, 8, 12 नहीं आएगी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव रूट। ठीक है, सो व्हेन रेज द आंसर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कि अगर 3 के ऊपर रेज टू पावर वैल्यू डाली जाए और mod 17 के अगेंस्ट निकाला जाए, तो mod जो रिमाइंडर वैल्यू होती है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को mod का पता है, जिसे मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे जैसे निकम्मे बंदे को मैथ्स में पता है तो आपको ज़रूर आता होगा। ठीक है, 3⁻1 mod 17 एक वैल्यू आती है, 3⁻2 mod 17 उससे बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, और इस चीज़ की वैल्यू कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 17 के दरमियान तक के नंबर, क्योंकि 17 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 17 डिवाइड हो जाएगा तो फिर 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो द रिजल्ट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to 17, और बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड, बड़ा रैंडमली आता है। ठीक है, ये अक्सर ये वाला एल्गोरिदम हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने रैंडम नंबर पिकिंग करनी होती कहीं से। डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम, ये जो है ना ये डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है। क्या कि अगर मैं आपको कहूँ कि 3 सम वैल्यू mod 17 इज इक्वल टू 10, तो आप ये रिवर्स मुझे नहीं निकाल के दे सकते, ये बहुत मुश्किल है रिवर्स निकालना। ठीक है, क्योंकि 3 कोई भी वैल्यू 10 हो सकती है, वो बहुत सारी वैल्यूज़ है। 3 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, 257 भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज़ आपको 10 आंसर देंगी। सो इस कंप्यूटेशनली हार्ड और ये डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम कहलाती है। अगर आप गूगल करेंगे ना डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम, तो आपको एक्सप्लेन करेगी कि वो क्या है। कि 3 mod 17 इज इक्वल टू 10, आपके पास आंसर दिया हुआ है, मैंने आपको ये आंसर दिया हुआ है, मगर क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर क्या होगी जो ये प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये अभी आपको मैं छोटा नंबर दे रहा हूँ। जगह अगर आप जो है प्राइम नंबर या फैक्टराइजेशन, क्योंकि कंप्यूटर जो इंक्रिप्शन में हम फैक्टराइजेशन बहुत यूज़ करते हैं, प्राइम एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टर जब आप निकालना है किसी वैल्यू का, तो आपकी कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 3 ये मैंने वैसे ही अपने रैंडम नंबर निकाले में। ठीक है, 3 वैल्यू क्या होगी जिसका mod 17 होगा और उसका रिमाइंडर मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है,
ये वैसे कोई रैंडम फैक्टर नंबर है, वैसे ये करेक्ट नहीं है, मैं वैसे आपको मिसाल देने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है ना, ये आखिरी स्लाइड है हमारी, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ताहा और अब्दुल्ला दो बंदे हैं जिन जो आज तक कभी नहीं मिले, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। ये डिफ़ी-हेलमैन का जो डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज का जो एल्गोरिदम है ना, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ताहा और अब्दुल्ला के बीच में जो लिंक है ना, उस लिंक के ऊपर कुंडी डाली हुई है, वही नेम हम यूज़ करेंगे, ईव नेम, ठीक है। कुंडी डाली, उसके पास हर पैकेट जाता है। तो अब इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, और ऐसे कम्युनिकेशन करनी है कि ये एक ऐसी की प्रोड्यूस करें जो अगर कोई रास्ते में स्निफ कर रहा हो तो वो किसी तरह पॉसिबली कंप्यूट ना कर सके। ताहा ने अपने पास एक रैंडम नंबर निकाला 15, अब्दुल्ला ने एक रैंडम नंबर निकाला 13, और इसने इन दोनों नंबर्स को प्राइवेट अपने पास रख दिया। ताहा को इस नंबर का नहीं पता, 13 का, और अब्दुल्ला को इस नंबर का नहीं पता। अब उसने क्या किया, इन दोनों ने एक दूसरे को एक नंबर भेजा, g इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 17। 17 इज अ प्राइम मॉड्यूलस एंड 3 इज अ जनरेटर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर प्रिमिटिव रूट्स कहा था। प्रिमिटिव रूट 17 का प्रिमिटिव रूट 3 है, यानी कि 17 के साथ 3 का एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें मल्टीपल रिजल्ट्स देगा, ठीक है। मैं मैथमेटिकल टर्म्स में इतना जाना नहीं चाहता, ठीक है, आती भी नहीं मुझे वापस की बात है, ठीक है। 3 mod 17 अब आ गया जी। मैंने हम दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दो वैल्यूज़ भेजी, ठीक है। एक भेजी g इज इक्वल टू 3 और एक भेजा p इज इक्वल टू 17, और हमने क्या किया, अब हमारे पास 3 और 17 आ गया यहाँ पर, और हमने 15 अपने पास रैंडम नंबर जनरेट किया, और हमने एक वैल्यू निकाली विच इज़ कॉल्ड 6, ठीक है। और मैंने ये जो 6 की वैल्यू है ना, ये अब्दुल्ला को भेज दी, तो इसके पास आ गया 6 भी हो गया इसके पास। अब अब्दुल्ला ने भी यही काम किया, 3 mod 3 रेज़ टू पावर 13 अपना रैंडम नंबर, mod 17 इज इक्वल टू 12, और उसने ये वैल्यू जो सी ताहा को भेज दी। ये भी ईव के पास आ गई 12, ठीक है। अब ईव के पास 6 है, 12 है, g इज इक्वल टू 3 है, p इज इक्वल टू 17 है। अब क्या हुआ, अब ताहा ने जो नंबर अब्दुल्ला से मिला उसको 12 रेज़ टू पावर अपना प्राइवेट नंबर mod 17 इज इक्वल टू 10 निकाल दिया, ठीक हो गया। अब हैकर के पास, इधर ईव के पास क्या है, 12 रेज़ टू पावर समथिंग mod 17 इज इक्वल टू समथिंग। अब उसने ये दो चीज़ें कंप्यूट करनी है। इसी तरह उसने भी इधर से क्या वैल्यू है, उसके पास 6 रेज़ टू पावर अब्दुल्ला की प्राइवेट की mod 17 इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और ये देख रहे हो, इन दोनों के पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो दोनों का सिमिलर होगा, गो के दोनों की इक्वेशन के अंदर डिफरेंट नंबर यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक प्राइवेट की और एक शेयर्ड नंबर है, और ये जो चीज की बनेगी वो कहलाएगी शेयर्ड सीक्रेट की, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल, अब हम इसके बाद हमने क्या कर दिया, सीजर साइफर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अगर हम सीजर साइफर यूज़ करें तो हम दोनों को आपस में एक दूसरे को पता है कि हमने +10 करनी है। अगर मेरे पास ABC लिखा हुआ है तो मैं इसको +10 करूँगा, +10 करूँगा, +10 करूँगा। मगर ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सीजर साइफर ब्रेक नहीं कर सकता कोई, यानी अलकुंदी ने जो है उसका क्रिप्ट वो लैंग्वेज एनालिसिस फुटप्रिंटिंग की फिंगरप्रिंटिंग की बात नहीं की, तो हमारे पास एक शेयर्ड सीक्रेट की आ जाएगी जो हम दोनों के पास सिमिलर होगी, और वो एक ऐसी की होगी जो आज तक हमने नेटवर्क पे नहीं भेजी, और ईव को किसी तरह भी ये नंबर 10 नहीं मिल सकता, प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, कंप्यूट ही नहीं कर सकता वो नंबर 10, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी वर्क्स। ये डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज का एल्गोरिदम है कि आप एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर लेते हो, ठीक है, और उसको जो सा है प्राइम मॉड्यूलस और जनरेटर के साथ दोनों वैल्यूज़ शेयर करते हो आपस में, और उसके बाद एक रैंडम प्राइम नंबर क्रिएट करते हो, और वो रैंडम प्राइम नंबर उस की के अंदर डालते हो, और वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, और उससे फिर दोबारा एक मॉड्यूलस प्रोड्यूस करते हो। मगर इसके अंदर शिफ्ट्स भी होती हैं बहुत सारी, जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर बेसिक लेवल पे डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम यूँ काम कर रहा होता है कि हम दो कोई मैजिक नंबर प्रोड्यूस करते हैं और वो आपस में शेयर करते हैं, और उससे फिर एक मैजिक नंबर प्रोड्यूस होता है जो कि वन वे कम्युनिकेशन है, सेकंड वे इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट एल्गोरिदम प्रॉब्लम, ठीक है, कि उसकी वन वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी वन वे कम्युनिकेशन यानी टूवर्ड्स क्रिएशन इज़ पॉसिबल, मगर जब ये नंबर क्रिएट हो जाए तो उसको रिवर्सल करना बहुत मुश्किल है, यानी बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए आपको। अगर वो भी हो तो फिर भी उसमें बहुत लिमिटेशन आ जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आवर क्रिप्टोग्राफी इज़ लाइक स्टिल सेफर, और हम लोग डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में 5 यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग आजकल,
ठीक हो गया। तो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ अवर लेक्चर। मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। हमने सीजर साइफर देखा, तब तक तो जाग रहे थे, ठीक है, मगर जिस तरह ही हमने वन टाइम पैड को क्रॉस किया और डिफी हेलमन की बात करनी शुरू कर दी तो फिर आप लोग थोड़े कंफ्यूज होने शुरू हो गए, ठीक है। एनीवे, वन थिंग वेरी क्लियर, गुड न्यूज़ ये है कि ये आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है, और बैड न्यूज़ ये है कि अगर आपने ये मिस किया तो कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं, मगर कभी कभी फ्यूचर में आपको चाहिए होता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपने अब मेरा अगला वीपीएन का लेक्चर सुनना ना, तो आप एटलीस्ट ये वाले लेक्चर ज़रूर पढ़ के आइएगा। उर्दू आईटी के ICND 2 64816 लेक्चर 21 एंड 22, ठीक है। ये वीपीएन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सॉरी 22 एंड 23 होगा, ठीक है, वीपीएन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर 21 22 होगा या 22 23 होगा, इस तरह के दो लेक्चर्स होंगे। तो ये ज़रूर या पढ़ के आइएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब हम जो आगे इंक्रिप्शन की बात करेंगे वो हम फिर दोबारा बुक पे चले जाएंगे। अब मेरी कोशिश होगी अगले लेक्चर में क्रिप्टोग्राफी ख़त्म कर दें ताकि हम दोबारा वीपीएन के टॉपिक पे चले जाएं, क्योंकि मैं उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज हम जितनी डिटेल में गए ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, मगर इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स, ठीक है। तो सीजर साइफर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वन टाइम पैड भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और डिफ़ी हेलमन के जो ये एल्गोरिदम है इस पर अपने कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज़ डाल के देख लीजिएगा। 3 रेज़ टू पावर आप यहाँ पे 10 डाल देना और यहाँ पे 23 डाल देना, और फिर अपना रिजल्ट निकाल के देखना कि आपको क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। नॉर्मली द रिजल्ट इज़ ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज सेम, ठीक है। ये जो मैजिक नंबर्स हैं, ठीक है, मगर ये दिस इज़ कॉल्ड, अगर आप गूगल करेंगे डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी। यूट्यूब पे वीडियो भी देख लीजिएगा, एक आधी समझ आ जाएगी, ठीक है। मगर दैट डिपेंड्स कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो इट्स नॉट गोना अफेक्ट योर CCNA सिक्योरिटी इन एनी वे, ठीक है। किसी तरीके से आपका CCNA सिक्योरिटी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।